see your hands. Every Quater's fans, help me sing this song. Quater, Quater, be the gladiator. Quater, Quater, be the gladiator. अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदेद। और आपको अगर नजर आ रहे हो साकिब भाई हमारे जो है ना वो कैप्टन हमारे जो है कोविड के शिकार हैं, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो पठानी टोपी और शॉल ओढ़ी भी है। साकिब भाई सलाम है कि आपने कोविड में भी जो है वो शो का इंट्रो भी बनाया और तैयारियां भी की हैं आपने। तो बिफोर गोइंग टू दैट, तबीयत कैसी है आपकी? यार अभी बुखार उतरा हुआ है, अब 2-3 दिन से बुखार उतर नहीं रहा। मगर ये टोपी मैंने इस वजह से पहनी है क्योंकि मैं कोठा का पठान है, मेरा नाम है शेर खान है। वल्लाह ये मेरे दिल धड़कते जब रेलू कट्टे देखे। तो बस यार एवरीथिंग इज गुड। बस दुआ करो कि कल तक कुछ बेहतर हो, बुखार वगैरह टूटे। अभी बुखार टूटा हुआ था तो मैंने कहा चलो शो ही कर लें। क्योंकि बहुत से यार चलें कोटा जी। के ना डाई हार्ड सपोर्टर्स आ गए हैं हमारे उसमें ट्विटर पे भी। वो डेली का पूछते हैं कि साकिब भाई कोटा का शो कब आएगा, आपने कल का कहा था, आपने आज का कहा था। तो हसीब जो है ना ये गेमें खेलता है और वो सारी एक्सप्लेनेशंस मैं दे रहा होता हूँ ट्विटर के ऊपर। सही बात है, सब मेरे ऊपर डाल दो। चलें जी भाई हसीब, गाड़ी वेलकम। मेरी खराब नहीं होती, पाकिस्तान का टूर मैं नहीं कर रहा होता। मैं तो यार कैमरा में अपने घर में बैठा हूँ, इंतजार कर रहा होता जब कब साकिब भाई बोलेंगे, कब शो करेंगे। चलो जी, साकिब भाई भी आ गए, हसीब भी आ गए। हसीब वेलकम टू द शो। और हमारे अच्छा 2-3 चीजें मैं शो से पहले क्लियर करूं साकिब भाई हमारे व्यूअर्स के लिए। एक चीज तो ये कि पहला शो जो हमने रिलीज किया उस पर मैंने कमेंट्स काफी पढ़े थे कि लोग कह रहे थे बहुत लंबा है और छोटा करना चाहिए। यार लंबा है, लेकिन हमारे जो दूसरे शोज होते हैं जिसमें साकिब भाई हसीब ड्राफ्ट की और उसकी जिक्र करते हैं, बाकी आगे जो शोज आएंगे प्लेइंग 11 के वो मुख्तसर शो जरूर होंगे। ये क्योंकि एक तो पूरे एक एक प्लेयर की बात हो रही है, स्क्वाड, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लग जाता है। दूसरा ये कि यार जो रेलू कट्टे के आर्डेंट फैंस हैं वो चाहते भी हैं कि अगर छोटा शो करो तो उसमें भी कंप्लेन आती है कि छोटा शो क्यों किया, इतना 10-10 मिनट के शो कौन देखेगा, क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं बताया आपने। तो वो भी एक है, तो आप सबको तो खुश कर नहीं सकते। तो दूसरी बात ये है कि यार सेकंड शो जब साकिब भाई ने रिलीज किया उसके बाद में उसमें कमेंट देख रहा था कि उसमें लोग लाहौर का जो शो था उसमें लंबे शो पे भी सब खुश थे। तो ऑब्वियसली सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शो लंबा जरूर है, लेकिन जरूरत की वजह से है, क्योंकि हम लोग को भी कोई शौक नहीं है कि यार ये आपको एक दूसरी चीज ये बता दूं कि मैं तो ये लोग मुझे टाइम देते हैं, मैं उठ के आके बैठ जाता हूँ। अब तो मेरा कोई काम नहीं क्योंकि वेरिटिंग नहीं है। हसीब और साकिब भाई जो है ये घंटों लगाते हैं रिसर्च करने में प्लेयर का। ऐसे नहीं कि वो नाम लेके बैठ जाते हैं और फिर बस शुरू हो जाते हैं ऑन द वे। तो वो रिसर्च होती है थोड़ी सी। तो जब मेहनत 4 घंटे की लगेगी तो 10 मिनट का शो तो होगा नहीं, तो वो भी एक वजह है। दूसरी चीज जो है वो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, याद आई। दूसरी चीज मैं कमेंट्स में एक ट्रेंड देख रहा था साकिब भाई हसीब के ना पहले शो में स्पेशली वो लोगों के 1-2 लोगों 3 लोगों के कमेंट्स थे कि आप लोगों की अपनी बायसें खत्म नहीं होती। यार देखिए हम 3 लोग इसमें बैठे हुए हैं, हम 3 ही कोर हैं इसका रेलू कट्टे का, हम तीनों की बायस। तो यार जब हम पीएसएल के फैन है तो ऑब्वियसली हमारी अपनी एक टीम है। मेरा कराची से ताल्लुक है, तो कराची की टीम से मेरी ज़ाहिर है वाबस्तगी है। हसीब की क्वेटा से है अपनी जो एफिलिएशन, और साकिब भाई की तो लाहौर की आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी अपनी एक बायस तो होगी क्योंकि हम एक टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कवरेज के तौर पे या रिसर्च के तौर पे या शो के तौर पे हम किसी भी टीम को इग्नोर करते हैं। हर टीम को पूरा टाइम ही दिया जाता है। एनीवेज, there's just few points I wanted to make. Sakib bhai, Hasib, I think you agree with all of these points. आगे चलते हैं। 100% एंड मोर के भाई। यार एक चीज और आखिर में, बहुत बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आई थिंक हम हर साल ये बात हमेशा स्टार्ट करते हैं कि यार जब हम ये एनालिसिस करते हैं ना, हम एज एन एक्सपर्ट नहीं कर रहे होते, वी आर डूइंग इट एज अ फैन। तो गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे आप यू वोंट नेसेसरली एग्री विद। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सही हैं या हम गलत हैं या आप सही हैं। इट्स अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, टेक इट एज इज। It can never be black and white, मतलब right और wrong नहीं हो सकता है, it's an opinion। हाँ, इट्स एन यार ओपिनियन। इसमें 2 चीजें हैं, इसमें मेरी भी 2 बातें हैं। एक तो ये कि डिटेल्ड एनालिसिस शो सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतना थॉरोली एक प्लेयर को डिस्कस और फिर स्ट्रेंथ वीकनेस रेटिंग वगैरह। ठीक है, कल दानिया रसूल का भी मैं देख रहा था, उसने अच्छा ग्रासरूट्स के ऊपर दिया, मगर प्लेयर पर प्लेयर नहीं किया।
तो प्लेयर बाय प्लेयर सिर्फ हम लोग कर रहे हैं तो उसमें देर तो लगती है डिटेल एनालिसिस शोज में। जब आपने 20 प्लेयर्स के रोस्टर को करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस रेटिंग को करना है, तो उसमें 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो बस इसमें ये बताना था कि डिटेल एनालिसिस हो चुके हम ही कर रहे हैं, और लेकिन ये हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती तो होती है। कई दफ़ा फैक्चुअल मिस्टेक भी हो जाती है, कई दफ़ा स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, कई दफ़ा छोटी मोटी आगे पीछे हो जाती है, तो माफ कर दिया करें हमें। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग सपोर्ट। मगर यार लाहौर के शो पे तो वाकई बहुत, मैं कल देख रहा था कि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए। कराची के शो पे भी 90% पॉजिटिव थे। बस दुनिया यही बात कर रही थी कि लंबा ना किया करें, मगर लाहौर के ऊपर तो वो तो एक घंटे नहीं 20 साकिब मिनट भाई, था और किसी ने कंप्लेन नहीं की। कराची पे भी वो मैं नेगेटिव कमेंट नहीं कहूंगा उसको। देखिए फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम, क्योंकि आपको अंदाजा होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं और किस लायक। हर एक शो जो है वो शायद हर एक को केटर ना करे, सो हर एक की अगली, तो प्लीज नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। एनीवेज हम लोगों ने वैसे ही शो लंबे की लोग बात करें, 6 मिनट ऐसे ही निकाल दिए तो शुरू करते हैं। यही कहने वाला था। हाँ, प्लेटिनम की तरफ चलते हैं। हसीब नजर डालते हैं प्लेटिनम के प्लेयर्स पे, कौन है सबसे पहले एजेंडा पे? अच्छा यार, प्लैटिनम में यूजुअली हम 3 प्लेयर्स कवर करते हैं, बट इस मरतबा सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि कुछ प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल थे, तो उनकी जगह प्लैटिनम में और लोग आए। तो राइट नाउ आई विल बी रिव्यूइंग समवेयर अराउंड 5 प्लेयर्स, तो जस्ट बेयर विद मी व्हाइल आई डू दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सरफराज अहमद, जो कि इनके कप्तान है, और हमेशा से कोयटा से ही खेलते आए हैं। इज बीन लीडिंग देम फॉर आई गेस फॉरएवर राइट नाउ। ज़्यादा मैं कुछ बारे में, विकेट कीपर बैट्समैन ऐसे ज़्यादा, और अगेन बात वही है स्टैट्स के ऊपर अगर आएंगे तो स्टैट्स भी सबको पता है। इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ट्राई टू कंसोलिडेट लास्ट सीजन पीएसएल, इवन दो कोयटा का इतना अच्छा नहीं गया था, बट सरफराज का काफ़ी अच्छा गया था। इनफैक्ट उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसने टीम में वापस एज अ बैकअप कीपर जगह भी बनाई, और आखिरी वक्तों तक आने तक वो बैकअप विकेट कीपर टीम के साथ रहे। वर्ल्ड कप भी में भी गए, गेम्स नहीं खेले, ये अलग बात है। तो इससे ज़्यादा, और रिसेंटली अभी जो है नेशनल T20 में ही प्लेड 8 मैचेस, 198 रन स्कोर किए थे, 54 हाईएस्ट स्कोर था, 39.6 की एवरेज थी, और जो स्ट्राइक रेट था वो अगेन जो सरफराज का नॉर्मली होता है, विच इज़ 126.92। तो वंस अगेन मिडिल ऑर्डर कंसोलिडेटर एंकर का रोल जो कि सरफराज का है, वो रहेगा उसी तरह। इस मरतबा होपफुली टीम तो अच्छी नज़र आ रही है, बैलेंस्ड है, तो बहुत सी उम्मीदें वापस हैं कि इस मरतबा ज़रा आगे तक जाएंगे, लेके जाएंगे टीम को। ठीक है जी साकिब भाई, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? नहीं, बिल्कुल। सरफराज जो थे वो पिछले साल तो उनकी कैप्टनसी में तो चलो जो भी मसले थे, मगर ओवरऑल उसकी अपनी क्रिकेट उसने बड़ी अच्छी खेली थी, और बैटिंग उसकी कोयटा के टॉप परफॉर्मर थे, और काफ़ी मैचेस में देख रहा था कि वो अकेले लगे रह रहे थे। तो आई एम होपिंग कि वो उसी तरह की, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली सरफराज अहमद के लिए, दोबारा कोयटा के लिए भी, कि सरफराज बैटिंग से अच्छी फॉर्म दिखाएं। मगर कप्तानी में उनका मेल्टडाउन इस दफा सुना है शायद अफरीदी होने नहीं देंगे। उन्होंने बोला है कि जब ये कुछ बोलेगा तो मैं इसको बताऊंगा कि क्या करना है तूने। तो वी आर होपिंग हाँ, कि इस दफा थोड़ा सा विकेट के पीछे वो थोड़ा सा चुप होंगे। तो शाहिद अफरीदी को कौन बताएगा कि नहीं? नहीं, लेकिन अच्छा, सरफराज का सबसे बड़ा नेगेटिव वही था, उनकी कप्तानी का जो स्टाइल था वही सबसे बड़ा का नेगेटिव था। एज अ प्लेयर यार, ही हैज ऑलवेज अंडर परफॉर्म्ड। ही इज मच बेटर प्लेयर देन हिज नंबर्स सजेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। ही, और फिर जब पहले 2 साल पहले तक इसकी वो बड़ा आयरॉनिक था कि उनकी फिटनेस से बात हो, जैसे ही वो फिट हुए थे तो उनको नेशनल टीम से बाहर हो गए थे, क्योंकि उस सरफराज ने अपनी, यार जो आदमी अपनी वीकनेसेस पे काम करता है तो क्रिटिसिज्म को लेता है, वो बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा। तो सरफराज ने जरूर क्रिटिसिज्म अपनी फिटनेस को लेकर भी सीरियस लिया था। ही इज वेरी सुपर फिट नाउ, और परफॉर्मेंसेस, आई एम होपिंग दैट एट द टेल एंड ऑफ हिज करियर ही मैनेजेस टू एक्चुअली परफॉर्म द वे ही शुड हैव बीन in the most part of his career. अभी बाबर का वो सुना था रिस्पॉन्स, जब उससे तकरीब में पूछा कि भाई तुम जब तुम्हें मुश्किल होती है कप्तानी में तो तुम किसके पास जाते? कहता है अगर फील्ड पे हो तो मैं मोहम्मद रिजवान और शुएब भाई के पास चले जाता हूँ, फिर मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके पास जाने के बाद, तो मैं सरफराज भाई के पास जाता हूँ क्योंकि उनके पास से सही नॉलेज मेरे पास आती है। हाँ, नहीं यार, तजुर्बा और एज जो है वो आदमी को
थोड़ा सा वो कर देती तो आई एम होपिंग दैट कम्स थ्रू दिस ईयर फॉर सरफराज। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले जी, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अप जो थे वो इन्होंने पिक किए थे जेम्स विंस। जेम्स विंस जैसा कि आपको पता है इंग्लैंड टीम से कि इंग्लैंड के सेटअप का हिस्सा है और दे आर प्लेइंग दिस देयर सीरीज। जब पीएसएल स्टार्ट होगा तो वो पार्शियली अवेलेबल थे मेरे ख्याल से पहले 1-2 हफ्ते के लिए, 1 से 2 हफ्ते के लिए। शाकिब भाई मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत जा रहा हूँ, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो उनकी 3-3 मैचेस के लिए मेरे ख्याल में नबील भाई ने ट्वीट भी कोई कहीं पर बताया कि 3-3 मैचेस के लिए दोनों अवेलेबल नहीं है। जी, 3-3 मैचेस के लिए बोथ जेम्स विंस और जेसन रॉय दोनों ही अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए भी इनकी रिप्लेसमेंट भी ली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले जेम्स विंस की बात कर लेते हैं। जेम्स विंस अगेन इस वक्त जो लिमिटेड ओवर सेटअप है उस और खासतौर से T20s हैं उसमें अपनी जगह बना चुके हैं इंग्लैंड टीम में। बट इनका वही है कि अंदर बाहर होते रहते हैं। बट राइट नाउ ही इज सिलेक्टेड, ही इज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड T20 सेटअप। बट ये है कि रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी इफी है, स्पेशली सिक्सर्स की तरफ से कोई इतनी खास उम्दा परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं अभी तक कोई 50 भी स्कोर नहीं कर पाए हैं। स्टार्ट्स अच्छे मिले, पहला मैच में 44 रन बनाए थे, उसके बाद से स्टार्ट्स मिले लेकिन ही वाजंट एबल टू कैपिटलाइज ऑन देम एज येट सिक्सर्स की तरफ से। तो फॉर्म थोड़ी सी अप एंड डाउन है। बट यू ऑलरेडी नो कि किस किस्म के वो बैट्समैन है। लास्ट टाइम पीएसएल में 5 मैचेस बहुत ही उम्दा बैटिंग की थी मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। एक सरप्राइज था जब ये मुल्तान सुल्तान्स ने इनको ट्रेड किया था, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन 5 मैचों में 174 रन बनाए थे, 34.80 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट एज था इनका 135.93। तो सॉलिड ओपनिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ये हसीब ये पिक असल में अहम दो वजह से। एक तो वही बात थोड़ा प्रोटेस्टिंग था कि मुल्तान ने जाने दिया इनको। दूसरा ये कि क्वेटा हैज स्ट्रगल्ड विद अ प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन यस, फॉर अ व्हाइल। उन्होंने अपना वो होम ग्रोन टैलेंट भी ट्राई किया था, वो भी चला नहीं चला, हिट एंड मिस। सो विद जेम्स विंस एक चीज जो आपको जरूर मिलती है वो है एक तहम्मुल मिजाज जो है ना ओपनिंग बैट्समैन आपको, जो कि एक स्टार्ट देने के काबिल हो। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों इंग्लैंड के प्लेयर आपके टॉप पे ओपन कर रहे होंगे, दोनों सॉलिड ओपनर्स हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म दे ब्रिंग इनटू द टूर्नामेंट, राइट। आपने बिल्कुल देखा होगा कि एक दफा जो क्रिकेट गेम है फॉर्म का गेम है। एक दफा टीम फॉर्म में आ जाए और एक सक्सेसफुल रन पे चले जाए तो वो उसको फिर हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स सी एंड होप हाउ दे डू। अच्छा जी, तो जेम्स विंस की क्योंकि पार्शली अवेलेबल थे तो इनकी रिप्लेसमेंट में साथ में इन्होंने विलियम कॉनराड फ्रांसिस स्मीड, ये इंग्लैंड के ही बैट्समैन है, राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, 20 साल इनकी उम्र है। बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से खेले, इंग्लैंड अंडर 19 की तरफ से भी खेले और समरसेट से भी को रिप्रेजेंट करते हैं। रीसेंट फॉर्म में अभी बंगला टाइगर्स के साथ से खेल रहे थे। ये T10 3 मैचेस उसमें खेले थे, उसमें से सिर्फ 2 में इनकी बैटिंग आई थी, एक में 25 नॉट आउट थे और एक में जो है वो 1 रन बनाया था। बट इनकी अगर एवरेज कैरियर की बात करें T20 के ही ये स्पेशलिस्ट हैं। 29.31 की इनकी एवरेज है और 138.11 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने 650 के करीब रन बनाए हैं 24 इनिंग्स में। तो एज फार एज हिज हिटिंग एबिलिटी इज कंसर्न, अब तक कैरियर में 34 छक्के मार चुके हैं, 54 चौके मार चुके हैं। तो इट्स ही इज अ बिट ऑफ एन एग्रेसिव बैट्समैन। यार ये 100 में मुझे याद पड़ा, ये नाम मैंने देखा जरूर है 100 में। बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से खेला था इसने यार। मोइन अली वाली टीम में। बर्मिंघम फीनिक्स बेसिकली उसकी मोइन अली की टीम ने, लिविंगस्टन और मोइन अली की टीम थी जो फाइनल तक गई थी। जी, फाइनल में हार गए थे लेकिन। तो that's a bit about him. देखना ये कि how does he fare in PSL। नया relatively new है, young है, तो उम्मीदें मुझे बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगेन as a previously said 3 मैचों के लिए आएंगे। he would be a good cover for James Vince।
Let's see. I'm still not convinced that he is a platinum level player, but आपको पता है कि जब replacement draft होती है उसके अंदर as such आपके पास options इतने अच्छे नहीं थे. अच्छा जी, फिर आ जाए जी जो तीसरी पिक थी जेसन रॉय. Jason Roy again similar issue, partially available, but again he's one of the best openers in T20 cricket right now or white ball cricket right now. तो इस उनके बारे में और डिटेल्स में मुझे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि everyone knows he's a household name at this point in time. One of the few batsmen who has a T20 100 to his name. इनकी कैरियर एवरेज अगेन 28.27, 142.77 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. इनका कैरियर स्ट्राइक रेट है T20 के अंदर. तो अगेन नॉट lot to talk about. One of the players that England really missed in the World Cup once he got injured was himself, Jason Roy. मैं यही बोलने लगा था जब ये वर्ल्ड कप में ये इतना अहम हो गया था इंग्लैंड की टीम के लिए कि जब ये इंजर्ड हुआ था तो टीम एकदम परेशान हो गई थी कि यार एक प्लेयर से इतना इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि ये कभी भी इतना कंसिस्टेंट मुझे नहीं, ये थोड़ा सा वो क्रिस लिन टाइप की होता है, निकल के बस मारने लगता है लेकिन चल जाता है जब बल्ला तो चल जाता है. और अभी वही वाली तुमने बात की थी कि फॉर्म की बात है भाई, जिसकी फॉर्म चल रही है वो प्लेयर आपके लिए अहम है. तो ये ऐसे प्लेयर जेसन रॉय जैसे प्लेयर अगर इनकी चल जाती है 2-3 इनिंग भी अहम मैच में चल जाए तो वही काफी होती है. हाँ बस अब देखना यही है कि यार ये प्रॉब्लम इज ही हैजंट प्लेड एवर सिंस ही गॉट इंजर्ड इन द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो इन द वर्ल्ड कप. तो अब देखना ये कि कितना रिकवर हो चुका है तो मैच फिटनेस कैसी है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, इनकी रिप्लेसमेंट 3 मैचों के लिए शिमरन हेटमायर, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक जिनका है, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं. बहुत ज्यादा कोई अमेजिंग रीसेंट फॉर्म में नहीं थे लेकिन अगर आपको याद हो श्रीलंका के खिलाफ मैच में ही वाज द ओनली वन हु परफॉर्म्ड इन दैट मैच इवन दो वेस्ट इंडीज आई थिंक लॉस्ट. 81 नॉट आउट इन्होंने बनाए थे उसमें. शिमरन हेटमायर वो टिपिकल वेस्ट इंडियन खेप जो आजकल आ रही है लेफ्टी बैट्समैन की, उन्हीं में से ही है. वही जब जो वो चले तो चांद तक वाली बात है. तो उन्हें बड़े अरसे के बाद उसने कोई इनिंग्स खेली है, बड़े अरसे जी बहुत अरसे के बाद. और इसका बड़ा मसला ये कि इसमें इसकी वही है कि पोटेंशियल बहुत है बट वो प्रॉमिस अनफुलफिल्ड वाली बात है कि अभी तक इसने कोई ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से इसका नाम बने. इवन सीपीएल में भी he hasn't lit up the tournament as such कि हाँ भाई नहीं शिमरन हेटमायर ने ऐसा जब वो आया था तब तो उसने सेंचुरी की, आते साथ तो की थी ना उसने. आते साथ वही मैं कहने लगा था कि 1-2 मैचेस जब ये शुरू में आया था तब इसने ऐसे खेले थे. इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे खेले थे कि सबने कहा था कि भाई हम नेक्स्ट सुपरस्टार आ गया. बट आफ्टर दैट nothing has come out of it. ठीक है जी, प्लैटिनम पूरी हो गई हमारी. ये थी प्लैटिनम. साकिब भाई डायमंड की तरफ चलते हैं. साकिब भाई आप ये देखो कि ये बंदा मतलब जेम्स विंस पकड़ लिया है, जेसन रॉय पकड़ लिया है, हेटमायर पकड़ लिया है. खुशियां छुपा किस तरह रहा, चेहरा स्टोन फेस बनाया हुआ इस बंदे ने कि नजर ना कहीं लग जाए. और भाई तुम मतलब कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम बनाया, कोई तारीफें कोई पुल नहीं बांधे तुमने अपने प्लेयर्स के बहुत जबरदस्त प्लैटिनम कैटेगरी है. और एक बार बताऊं कि जब तक रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे उस वक्त तक मुझे आपको चेहरा ऐसे ही नजर आएगा. 3 साल हो गए. क्या वो नरगिस कब तक अपनी बेनूरी को रोएगी? मैं 3 साल से अपनी बेनूरी पे रो रहा हूँ. तो जब हो जाए, जब नजर आएंगे रिजल्ट्स तब बात करेंगे. चलें जी साकिब भाई, डायमंड के चलते हैं. कौन है आपका डायमंड में पहला हीरा? बिल्कुल यार, 3 डायमंड के 3 ही प्लेयर हैं उनके पास. नवाज हैं, इफ्तिखार हैं और जेम्स फॉल्कनर हैं. तो पहले नवाज की बात कर लेते हैं. हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते रहे हैं. मेरे ख्याल में बस ये और सरफराज ही 2 ऐसे प्लेयर रह गए जो हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते रहे हैं. और नवाज आपको पता है कि 27 साल के पिंडी बॉय हैं और पहले साल से कोयटा से खेल रहे हैं. PSL 6 अगर आप इनकी देखो तो जब अबू धाबी में, तो जब तक ये यूएई में होती थी तब तक तो नवाज छाया होता था. मगर ये कि जब से लीग पाकिस्तान गई है या रिसेंटली उसकी फॉर्म वगैरह थोड़ी सी डिप हुई है,
पीएसएल में भी इस दफा जो लास्ट पीएसएल भी देखो तो उसने 9 मैचों में सिर्फ 106 रन किए थे, एक 30-35 रन की अच्छी पारी उसने खेली थी और सिर्फ 6 आउट किए थे। तो नवाज की जो बॉलिंग फॉर्म है इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। उसको कुछ कई मौकों पे वैसे उसने पूरे पूरे ओवर्स भी नहीं दिए। मुझे याद है कि नॉर्थ लंदन के खिलाफ ही एक मैच था और मैं डर रहा था कि नवाज के 2 ओवर रहते हैं और वो जब आएगा तो हमारा कुछ लाइन ना लग जाए, मगर लेकिन साकिब भाई आजकल फॉर्चुनेटली आजकल बैटिंग तो उसने बड़ी अपनी उठाई हुई है। हाँ नेशनल टी20 भाई अच्छा एक गया है बेसिकली उसका। नेशनल टी20 में उसने अच्छी बैटिंग की थी। मेरे ख्याल में फिर ये बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी एक दो अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसने। ठीक है, तो मगर ये कि नेशनल टी20 में तो वाकई उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। नेशनल टी20 में 7 मैचों में 216 रन किए हैं उसने 144 के स्ट्राइक रेट से। और बॉलिंग में उसने 7 मैचों में सिर्फ 8 आउट किए थे और मगर इकोनॉमिकल नहीं था, उसकी 9 की इकोनॉमी थी तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो अभी रिसेंट फॉर्म जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो बॉलिंग में भी थोड़ा सा वो इकोनॉमिकल नहीं था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा था। तो मगर ये कि कोयटा ग्लैडिएटर का फेस है और होपिंग के ये थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, मगर कराची लेग में इनको जरा ओवर्स वगैरह भी कम मिले थे। तो दूसरी पिक आगे बात कर लेते हैं, नवाज के बाद बात कर लेते हैं इफ्तिखार की, जो बड़ी जबरदस्त ट्रेड हुई है बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से इफ्तिखार को लिया है और बदले में बेसिकली गोल्ड में इन्होंने दिया उनको। आजम खुद ले लिया उन्होंने इफ्तिखार। मैं ये नहीं कह रहा ये प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड हुई है, मगर 2 ट्रेड्स हुई थी इन्होंने, मतलब 2 सेपरेट ट्रेड्स थी बेसिकली ये। तो आपको पता है कि चचा इफ्ती यार 31 साल के पेशावर से हैं, सिर्फ 31 साल के हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनका बहुत जबरदस्त गया था। वैसे पीएसएल भी इनकी बड़ी अच्छी गई थी, एक 70-80 रन की 70-75 रन की इनिंग्स बड़ी शानदार खेली थी इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से पिछली दफा। और अच्छा डिसेंट इनका पीएसएल गई थी। मगर ये कि इफ्तिखार ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं इस दफा नेशनल टी20 में एज ए कैप्टन, मेरे ख्याल में उनको गुस्सा था नाम वर्ल्ड कप में नाम ना जाने का, वो सारा गुस्सा उन्होंने सेंट्रल पंजाब के ऊपर उतार दिया। और जितनी तारीफ की जाए कम है। और बहुत मेरे ख्याल में आजम को जाने देना और इफ्तिखार को ले आना इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया ये बेसिकली कि आजम कुछ कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी आजम की जब से आजम आए थे बेसिकली यार वो साकिब एक भाई दो अभी मैच। अभी जैसे हमने बात की ना 2-3 प्लेयर्स की, जेसन रॉय की बात की कि वही उसकी फॉर्म पे बड़ा डिपेंड करता है। हमने हेटमायर जो है वो कि चले तो चले नहीं तो नहीं चले। इफ्तिखार उनमें से नहीं है। इफ्तिखार उनमें से ही इज डेवलप्ड इनटू अ प्लेयर जो कि अगर मैच फंसा हुआ है तो यही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिस पे आप जो तकिया कर सकते हैं। तो और वो उसने स्पेशली अभी टी20 डोमेस्टिक में भी दिखाया। तो एंड ओवर द इयर्स वो वन हसीब जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना जर्नीमैन, तो वो हाँ जर्नीमैन टाइप है ये। काफी इधर से उधर और काफी कितने 2 या 3 टाइटल तो जीत चुके हैं ये। तो आई अभी थिंक कायद आजम ट्रॉफी जीती है और कायद आजम नहीं, ट्रॉफी में पीएसएल की बात कर लिमिटेड रहा हूँ। मैचेस खेल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की है उसने। कराची से पीएसएल जीता और उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद से भी पीएसएल जीता है। और जल्मी से शायद नहीं जीत पाए थे पीएसएल, ये जीता था, आई एम नॉट श्योर। तो नहीं नहीं, जिस टीम में गया उस टीम में पीएसएल जीता था, बस लास्ट टाइम जो है वो नहीं जीता था लास्ट इस्लामाबाद। टाइम नहीं जीता है। तो एनीवे सो ही आई थिंक वेरी वेरी गुड ट्रेड था कोई। हाँ बिल्कुल। और फॉर्म में भी जिस तरह डोमेस्टिक फॉर्म की हमने बात की, उसके बाद ये है कि इसने फर्स्ट क्लास के बीच में भी ये काफी आखिरी मैच में 100 रन भी किए थे इन्होंने। इसके अलावा पीएसएल 6 में अगर आप देख लो तो 12 मैचेस में 221 रन किए थे इसने 36 की एवरेज से और 123 का स्ट्राइक रेट था। तो इसकी पीएसएल भी अच्छी थी। उसका रैशनल मुझे वैसे बताया था उन्होंने, रेहान भाई ने, कि फहीम वर्सेस बेसिकली इफ्तिखार वो देख रहे थे क्योंकि डायमंड में जगह ही नहीं थी इनके लिए। वो आप कैटेगरीज आपको हो गई हुई थी क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको सिल्वर में उठाया हुआ था और जब कैटेगरी इनकी डायमंड में चलेगी तो वहां पर रिटेन करने के लिए जब नंबर्स मैच किए तो वो नंबर्स फहीम अशरफ ही इज अ ट्रू मैच विनर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उसने परफॉर्मेंसेस ज्यादा दी हुई थी तो इस वजह से दे लेट हिम गो इफ्तिखार। मगर ये कि कोयटा के लिए बड़ी अच्छा हो गया कि उनको एक मिडल ऑर्डर में अब एक तगड़ा बैट्समैन मिल गया जो कि खड़ा होगा या फिनिश भी करता है, क्योंकि अब डोमेस्टिक में तो वो फिनिश ही कर रहा था वैसे। मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसको चांस मिला था तो वो कुछ ज्यादा
अच्छी इनिंग 3 मैचों में 40 रन ही किए थे, एक मैच में तो खैर नॉट आउट थे, मगर ये कि बाकी 2 मैचेस में ज़्यादा, एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी खेली थी, 2 मैचेस में नहीं चल सके। तो तीसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं यार, जेम्स फॉल्कनर, 31 साल के तस्मानियन। लाहौर कलंदर ने जब इनको पिक किया तो बहुत से शुभो-शुभात थे, जिनकी बेस के ऊपर हसीब फारूकी ने लाहौर कलंदर्स को की रेटिंग चौथे नंबर पे डाउन कर दी। उन्होंने कहा कि ये जेम्स फॉल्कनर को बिल्कुल रेट नहीं करता। फिर जो हुआ हसीब ने देखा और इस दफा हमसे चोरी कर लिया इन्होंने। हसीब, जेम्स फॉल्कनर क्या कहेंगे आप? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कहूंगा जब तक वो ये पता नहीं चलेगा कि हाउ डज ही परफॉर्म इन पाकिस्तान, बिकॉज पिछली दफा जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो यूएई की और शारजा की सिर्फ अबू पिचेस पे धाबी, था, सिर्फ ओनली अबू अबू धाबी। धाबी की पिचेस पे था। तो इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम व्हेन इट कम्स टू कराची एंड लाहौर। लाहौर में हो सकता है शायद he'll be able to do the same, क्योंकि कराची की यार पिच मगर थोड़ी बात ये है सी कि अगर मार मार पड़ेगी तो हर बाकी सबको भी पड़ेगी ना, बाकी फास्ट बॉलर्स को भी मार जी। पड़ेगी, सिर्फ इस अकेले को तो नहीं पड़ेगी, बट राइट? जो अच्छी बात इसकी थी वो ये थी कि यार इसके पास वेरिएशन बहुत सॉलिड किस्म की है, एंड जो यार मोस्टली आप जो विकेट्स थी आप वो दोनों स्लो बॉल्स की थी। आप दोनों इसको एज अ बॉलर सिर्फ देख रहे हैं, इज अ फैंटास्टिक हिटर। तो उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जिताए हैं अपने टाइम पे जब ये पीक पर था। मुझे तो बड़ी हैरत है कि अभी तक 31 साल का ही है, क्योंकि लगता है कि इसने हाँ, अपना पूरा करियर ही काफी पहले खेला था। तो ही इज आई थिंक अ गुड एक्विजिशन, क्योंकि अगेन वो ये उस कैटेगरी में नहीं आता साकिब भाई, वो जो रेलू कट्टा कैटेगरी होती, थोड़ी सी बॉलिंग थोड़ी सी बैटिंग। आई थिंक ही इज बॉलिंग उसकी ठीक है, पेस इज डाउन है अब वो, लेकिन अपनी वो जैसे हसीब ने कहा कि वेरिएशन पे काम करता है। बट ही इज somebody who can genuinely be picked into a team as a bowler or as a batsman. तो साकिब भाई, बैटिंग हाँ सॉरी यार, मैं कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलता कैरी हूँ। ऑन, हाँ कैरी ऑन। नहीं, अभी इसका बीबीएल बिग बैश में क्या यार है ये सिचुएशन? बीबीएल में हुबार्ट हरिकेन्स ने ना इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था बड़ा माठा सा, तो इसने इंटरव्यू में इसने लाइव मीडिया के बीच में कहा कि मैं लानत भेजता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जितना गंदा कॉन्ट्रैक्ट इसने मुझे इन्होंने दिया है, तो ये इसने इस दफा बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया। मगर फिर इसके कोच की भी मैंने वैसे कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसने कहा कि अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो बड़े अरसे से हालांकि हुबार्ट हरिकेन्स से खेल रहा था। आई एम सरप्राइज्ड कि जिस तरीके से कोच ने उनको जाने दिया कि ठीक है अगर नहीं खेलनी तो ना खेलो। क्वेटा ने होशियारी की, इसकी पर्पल होबार्ट की पर्पल शर्ट पे ही पर्पल तस्वीर लगा दी, तो वो अच्छा उनका बैठ गया उसके ऊपर। हालांकि कोयटा हाँ की अभी नई बिल्कुल। किट आने वाली है, आज या कल में वो आ जाएगी। चले जी आगे चलते हैं चले साकिब भाई। देखते हैं। तो यार बस यही है कि इसने T20 में अगर आप देख लो, बड़ा वेटरन प्लेयर है, बड़ा पुराना प्लेयर है, 217 मैचेस खेल चुका है, 256 विकेटें हैं, 7.88 की इकॉनमी है इसकी, और 21 की बैटिंग एवरेज भी है, 124 का स्ट्राइक रेट है। तो इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बेसिकली। और रिसेंट फॉर्म ये है कि अबू धाबी में फिर इसने अवार्ड का वो ही नहीं लिया हुआ था, तो बिग बैश तो खेल ही रहा। तो ये T10 खेली है इसने बंगला टाइगर्स की तरफ से बेसिकली। 10 मैचों में 11 आउट किए हैं इसने उसमें, और बंगला टाइगर्स के टॉप विकेट टेकर भी थे ये। तो दैट्स इट, ये तीनों हीरे थे और बड़े सुथरे हीरे इस दफा तराशी हैं कोटा ग्लैडिएटर्स ने। ठीक है जी साकिब भाई, थैंक यू। अब चलते हैं गोल्ड कैटेगरी है जो कि है हसीब के पास। हसीब जी पहला जी, प्लेयर सोना, कौन है गोल्ड? सोने पे आ जाते हैं। सोने पे तो हमने, सोने पे हुआ सुहागा और हमने लिया शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी अगेन पिछले साल ही कह चुके थे कि उन्होंने नेक्स्ट सीजन पीएसएल का जो है वो कोयटा की तरफ से खेलना है, उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि ही वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन बलूचिस्तान और कोयटा। तो ही वांट्स टू रिप्रेजेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो वो उनकी ख्वाहिश, लाला कहें और ख्वाहिश पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनकी ख्वाहिश के वैसे मुताबिक हसीब, इससे पहले कि आप ऐड करो, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि बेसिकली ये डायमंड में गए थे, और जी ये चूंकि मेंटर बने हैं तो मेंटर बन के गोल्ड में है। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। आगे चलें, आप कैरी ऑन करें। चले जी, शुक्रिया। उसके बाद वो कोयटा में आ गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। अगेन ही ब्रिंग्स इन विद अ लॉट ऑफ ब्रांड वैल्यू विद हिम, अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग विद हिम टुवर्ड्स कोयटा। तो दैट व्हिच इज अ गुड थिंग एज फार एज प्लेइंग डेज आर कंसर्न। आपको पता है आखिरी, मेरे ख्याल मोस्ट, वैसे हर सीजन वो कहता है कि ये इसका आखिरी सीजन है, तो लेट्स सी इफ दिस इज हिज लास्ट और नॉट, बट आई एम प्रीटी श्योर ही वांट्स टू गो out with a big The bang. bank. तो let's see how he performs. मैं स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा यार, क्योंकि it's
वेरी यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. एवरीवन नोज लाला क्या करता है, क्या कर सकता है, टीम के लिए क्या ऐड करता है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. बट हाँ, ये बात की ज़रूर करूंगा कि वो एक अपना एक्सपीरियंस लेके आएगा टीम में. और सेकेंडली एक सपोर्ट जो जिसकी हमने पहले भी बात की सरफराज के लिए, लीडरशिप, तो वो भी ऐड करेगा. अगर पेशेंस की सरफराज में पेशेंस लाने की बात है, वो सरफराज में पेशेंस भी ले आएगा. क्योंकि आजकल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा जा रहा है, वो एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सरफराज के गुस्से को क्या आप कैसे काबू करेंगे. तो लेट्स सी इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट. और कोयटा, आई थिंक कोयटा कैन यूज अ लॉट ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन द राइट मैनर. ठीक है जी, आगे कौन है हमारे प्लेयर? नेक्स्ट अप, आज के 2 दिन से खबरों में शदीद इन इस वक्त मोहम्मद हसनैन, जो कि अगेन जिनका अभी तक का जितना भी पीएसएल कैरियर है वो कोयटा की तरफ से ही है. आई थिंक इस्लामाबाद में शायद पिक करने की कोशिश की थी इनको, लेकिन हुआ नहीं थे. बट एनीवेज, जो नहीं ये तो रेन हुआ नहीं बहुत पहले, जब शुरू में जब नया आया था. वो तो इस्लामाबाद में एक anyways, दफा थे ये बेसिकली, तो इंजर्ड हाँ, हो गए थे, नहीं खेले थे. इंजर्ड हो गया था ये. बकार तो- यूनुस ने इनको बेसिकली हैंड पे किया था. तो मोहम्मद हसनैन अगेन अभी बहुत इन है आज, क्योंकि इनके एक्शन पे जो है वो एतराज उठा है. वो भी 3-3.5 साल से जब ये लड़का क्रिकेट खेल रहा है. Just when he went to Australia and in that one match इसमें मोइसेस हेनरिक्स ने इनको बोला कि गुड थ्रो, उसके बाद से इनके ऊपर एम्पायर्स ने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है. तो यानी शुबे का इजहार किया है कि इनके एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है. तो आज मैंने सुना था उसका टेस्ट भी हो गया है लम्स में, जिसकी रिपोर्ट 13 से 14 दिन में आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. तो we'll see, but it's a bit surprising कि भाई एक लड़का 3 साल से खेल रहा है और एकदम से उसके एक्शन पे किसी ने एतराज नहीं किया. एकदम से एतराज हुआ जब सामने वाले बैट्समैन ने उसको स्लेच करने की कोशिश की थी. यार वैसे आप लोग बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे क्यों करते हैं? शोएब अख्तर पे किया इन्होंने, आसिफ पे किया, आई फॉरगॉट नसीम पे किया था या नहीं किया था. आज किसी ने लिखा था कि नसीम शाह के ऊपर भी किया था. तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछे. ये फराज को रोशनी डालो, ये ऑस्ट्रेलियंस का मसला क्या है? यार उनका सिर्फ ये होता है कि यार हम लोग ये गुड एट क्रिकेट, तुम लोग कहाँ से आ गए. तो खैर उनकी ये ऑस्ट्रेलिया को मैं सिर्फ उनकी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, ऑस्ट्रेलिया के अंपायर, ये जो गवर्नेंस है ना, इनको मैं वो उनसे मुशाबत देता हूँ. आपके मोहल्ले में जो एक लड़का होता है ना, जो हमेशा जब जो भी बड़ा फास्ट बॉलर गली में निकलता है, तो भले कितना अच्छा बॉलर हो, जैसे उसकी बॉल ये तो बट्टा करता है. तो एक आपकी गली में जरूर ऐसा लड़का होता था ना, ये तो बट्टा करता है. अरे भाई, कोई तेज बॉलर है तो उस लड़के के हिसाब से वो बट्टा ही होगा. तो ये वही हिसाब है ऑस्ट्रेलिया का भी, कि ये तेज करे तो बट्टा करता है. तो क्योंकि इसने मेरे ख्याल से एक मैच में 155 भी मार दिया था. अच्छा बिल्कुल. तो वो उस पे ही उनका जो है ना, वो मुरली गया था, वो इतनी बॉल घुमा रहा था, वो इतनी कैसे बॉल घुमा रहा है, ये बट्टा करता है. तो खैर वो छोड़ दे, उनका कुछ नहीं हो सकता. और जाने दे, आगे चलते हैं. हसनैन की बात करते हैं. हसनैन की यार ये बात हमने काफी दफा की है, और मैं हमेशा फिर से वही बात रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए मेरा तो हमेशा से हसनैन से बायस है, क्योंकि ये हैदराबाद का है, मैं भी हैदराबाद का ओरिजिनली. तो यार उसका, हालांकि उसने अभी बीबीएल में जाकर उस बात चीज को जो क्वाश किया है कि यार उसकी डेवलपमेंट जो है ना नहीं हो रही थी. वो एक बफे बॉलर बन गया था, क्योंकि पेस आजकल बहुत लोगों के पास है. पेस का सिर्फ होना, क्योंकि गेम इतना बदल गया है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस और बल्ले तब्दील हो गए, इतने एडवांस हो गए, तो और इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इतना अच्छा हो गया कि लोग सिर्फ पेस से अब नहीं डरते. तो आपके पास यॉर्कर, स्लो वन और थोड़ी सी दिमाग होना चाहिए. तो हसनैन का वो मुझे पिछले चंद सालों में नजर नहीं आ रहा था, ग्रोथ जो होनी चाहिए थी. अब बिग बैश में एक अच्छा स्कोर, ये देखो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है. तो आई होप कि उससे उसको वो कॉन्फिडेंस लगे, यार आई कैन परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल. बिग बैश में जाकर भी कर रहा है, तो पीएसएल शुड बी अ पीस ऑफ केक. लेकिन हसीब फर्क बस ये होगा कि वहां पर उसको पिचेस मिल रही थी फास्ट बॉलिंग वाली, यहाँ पर उसको वो पिचेस नहीं मिलेंगी. तो ही विल हैव टू मोर रिलाई ऑन हिज ब्रेन रादर देन द पिच. यार लेकिन थोड़ा सा मैंने डिफरेंस जरूर देखा है कि इसकी बॉलिंग में, खासतौर से बॉलिंग यॉर्कर्स,
that was एक्यूरेसी उसकी एक्यूरेसी और जो यॉर्कर्स इसने मारी हैं, जिसपे इसने बोल्ड किए हैं बिग बैश में, they were really good. They were a lot of वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी जो हमने लास्ट ईयर या पिछले कुछ सालों में इसकी बॉलिंग में देखी है. सेकेंडली ही वाज मिक्सिंग हिज शॉर्ट बॉल एंड यॉर्कर्स, तो बिल्कुल और बहुत इफेक्टिवली मिक्स कर रहा था. जिस मैच में ये इसके ऊपर ये स्लेजिंग का इल्जाम आया था, उसमें इसने कोई विकेट नहीं ली थी, लेकिन ही वाज वेरी इकोनॉमिकल. हालांकि आई थिंक अगर मुझे याद, क्योंकि मैंने वो मैच देख रहा था, मैं इसकी बॉलिंग देख रहा था. हाँ नहीं कोई विकेट नहीं थी उसमें, सिक्सर्स ने अराउंड 200 के करीब रन बना लिए थे. और लेकिन उसके बावजूद इसने कोई 22 रन दिए थे उसमें, उस मैच में. तो ही वाज बॉलिंग वेल. इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये इंसिडेंट इस टाइम पे हुआ है, बट आई एम रियली होपिंग कि ये जो फॉर्म उसने वहां दिखाई है वही लेके वो कॉन्फिडेंस लेके आए, क्योंकि जहां तक मुझे हसनैन का लगता है ये वो उस टाइप का बॉलर है, इसको थोड़े से प्यार मोहब्बत की जरूरत है. ये जरा सा प्रेशर आता है, ये इससे नहीं संभालता, या तो इसको थोड़ा सा कडलिंग की जरूरत है, या वो प्यार मोहब्बत की जरूरत होती है फील्ड पे इसके परफॉर्म करने के लिए. चलिए जी आगे चलते हैं. अगला सोना कौन है? Next again, so far for Quetta, it has been a promise unfulfilled, but the last year performance suggests that he is on his way up, which is Naseem Shah. Naseem Shah पिछले साल अगर आप PSL की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो आप कहेंगे यार ये तो वो नहीं था जो हमने सोचा था, क्योंकि 4 मैचेस में उसने कोई 8 ओवर में 89 रन दिए थे, 11.12 का इकोनॉमी रेट था और कोई विकेट नहीं ली थी. बट एवर सिंस देन, और उसकी इंजरीज और उसके बाद इंजरी से रिकवरी के बाद उसकी परफॉर्मेंसेस में काफी बदलाव आया है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम सीपीएल में इसने कोई 7 मैचेस खेले थे, उसमें 192 रन दे के 6 विकेटें ली थी. हालांकि विकेटें बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इकोनॉमी रेट वो 7.68. फाइनल में मुझे याद है इसने 2 विकेटें लेके कोई 2 विकेट ली थी 26 रन और जिताया था सैनकिस नेवेस को. तो ही हैज बीन ऑन हिज वे अप रिसेंटली. अभी कायदे आजम ट्रॉफी में सदर्न पंजाब की तरफ से भी खेल रहा था. सिंध के खिलाफ खेला था एक मैच जिसमें मुझे याद है जो सिंध को जीतना जरूरी था, बट उसमें इसने काफी अच्छी बॉलिंग की थी. इसने टेल का सफाया कर दिया था. 4 विकेटें शायद पहली इनिंग में ली थी. And he was bowling really fast and very well. So he has been doing well. Shaheen's की तरफ से श्रीलंका ए के खिलाफ भी खेलने गया था 4 डे टूर्नामेंट 4 डे मैचेस, तो उसमें इसने काफी अच्छी परफॉर्म, आई थिंक 5 भी लिया था. तो एनीवेज कहने का मकसद यही है कि यार he is doing well this year, और hopefully that shows in the next PSL as well. और रसीब आपने देखा है कि सीपीएल बड़ी अच्छी गई इसने, ही वाज अ डिफरेंट बॉलर इन सीपीएल. जी सीपीएल की बात कर रहा था मैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 7 मैचेस में 6 विकेटें ली थी इसने, 7.68. हां मगर बॉलिंग बड़ी इकोनॉमिकल कर रहा था ये. जी काफी बॉलिंग इकोनॉमिकल थी, तेज थी और पैशन के साथ खेल रहा था. यानी और बाल भी बड़े जबरदस्त थे यार इसके. नहीं कोई डिफरेंट एटीट्यूड था, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ ये तो वही एटीट्यूड अभी ये डोमेस्टिक में भी लेके गया है. आंखें दिखा रहा है, पंगे ले रहा है, तो which is good. जो वो एग्रेशन है, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का शो करना, वो ये कर रहा है. तो लेट्स होप ही डज वेल इन PSL too. ओवर टू यू साकिब भाई. चांदी जी साकिब भाई, कौन है सिल्वर कैटेगरी में पहले? यार सिल्वर में ये कि इन्होंने 5 के 5 प्लेयर्स ड्राफ्ट में चल के पिक किए, कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं हुआ था. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं खुरम शहजाद की. 22 साल के मंडी भाउद्दीन से हैं, जो कि पाकिस्तान शहीन से भी खेलते हैं, बलूचिस्तान से भी खेलते हैं. पिछले साल अबू धाबी लीग में बेसिकली पिक किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खुरम शहजाद को, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी. इनकी एज वैसे तो 22 साल लिखी हुई है, मगर चिड़िया की खबर ये है कि इट्स मच मोर देन दिस. और मेरे ख्याल में यही रीजन है कि कोटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफा इनको वाइल्ड कार्ड करके सिल्वर में उठाया. मर्जिंग में थे बेसिकली, तो मर्जिंग से इनको वाइल्ड कार्ड किया और सिल्वर में अब ये खेलेंगे. अब मर्जिंग से नहीं खेल सकते क्योंकि सिल्वर में पिक हुए हैं. और एक चीज तो ये है कि जब कोटा ग्लैडिएटर्स ने इनको पिक किया था, अननोन कमोडिटी थे बेसिकली, लोगों को ज्यादा पता नहीं था, मगर
पहला मैच मेरे ख्याल में निकाल दें, उसके बाद से आखिरी 3-4 मैचेस में तो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इनकी लाइन लेंथ थी, स्विंग भी कर रहे थे बॉल को। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो फास्ट बॉलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट करेंगे इस साल। दिस इज द होल रीजन कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने चांस ही नहीं लिया कि मर्जिंग में चल के कोई इससे पहले कि कोई पिक कर जाए, इनको वाइल्ड कार्ड कर दो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छा है, थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। मैं देखा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आखिरी मैच में इन्होंने 50 स्कोर की है बेसिकली। इज नॉट सर्टिफाइड ऑलराउंडर बट ही कुड बैट अ बिट। 6 मैच खेले थे उन्होंने पिछले साल, 7 विकेट्स इन्होंने ली थी और इकोनॉमिकल थे, सिर्फ 7.25 की इकोनॉमी थी। तो सी इट्स अ गुड एडिशन, खुरम शहजाद, गुड टू हैव इट हिम बैक। हाँ जी, ये एक वो बॉलर है जो व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, पहला मैच जब इसने खेला था लास्ट ईयर कोयटा की तरफ से, तो डिडंट इम्प्रेस अस एट ऑल। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इसमें कोयटा को इसमें क्या नजर आया। But as the tournament progressed and as he felt a bit more comfortable, इसकी performances बहुत अच्छी होने लगी। I think he was in fact कोयटा की जो बॉलिंग में एक वाहिद चमकता सितारा था वो यही था खुर्रम शहजाद का, because he was bowling well and consistently और बॉल को मूव कर रहा था both ways, which is very important, especially on in Karachi's weather and atmosphere. तो आई हैव बिग होप्स फ्रॉम हिम। डोमेस्टिक वे इस साल मेरा नहीं ख्याल इसका इतना कोई सच कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं, नहीं, नेशनल टी20 में 4 मैच खेले, 5 आउट किए हैं बेसिकली, मगर इकोनॉमिकल था अगेन 7.6। और जबकि सारी दुनिया 8, सारे फास्ट बॉलर्स जो थे ज्यादातर वो 8-9 इतने पे जा रहे थे, तो जहां पर इसने 7.6 की इकोनॉमी से इसने बॉलिंग की है। तो ही हैड अ गुड नेशनल टी20 एज वेल, सो गुड पिक फॉर अ सिल्वर। बेन डकेट की बात कर लेते हैं यार। बेन डकेट, आपको याद है कि PSL 2 में शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे, और उसके बाद अब चल के किसी ने उनको पिक किया। वो नाम मैं देखता हूँ कि ड्राफ्ट में अक्सर उनका होता है, मगर वन ऑफ द रीजन में भी बेन डकेट का, चूंकि इस दफा डोमेस्टिक अच्छा गया है, वाइटलिटी ब्लास्ट अच्छा गया है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन की जिसकी वजह से वो पिक हुए हैं। 27 ईयर्स ओल्ड, विकेट कीपर बैट्समैन है नॉटिंघमशायर से बेसिकली, और स्वीपें बड़ी अच्छी मारते हैं। अगर आप देखो हसीब, इस दफा मैं देख रहा हूँ बिग बैश ब्रिस्बेन हीट से खेल रहे हैं मेरी टीम से, और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है इन्होंने। द ओनली होप बेसिकली ब्रिस्बेन हीट की जो इस दफा होती है, ये बेचारा अकेला लगा होता है 30-40 रन करके रिवर्स मार के। रिवर्स स्वीप पे ज्यादा खेलता है ये, रेगुलर स्वीप भी खेल रहा है, रिवर्स स्वीप ज्यादा खेलता है ये। हाँ ही इज फेमस फॉर द रिवर्स स्वीप, और काफी हाँ रन बनाए हैं इसने इस बार। इसने बिल्कुल, इसने बेसिकली बिग बैश में ब्रिस्बेन हीट के टॉप स्कोरर्स में से है। 12 मैचों में तकरीबन 300 रन कर चुका है ये, 27 की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। वाइटलिटी ब्लास्ट भी इसका अच्छा गया था, 11 मैचेस में इसने 340 रन किए थे, 137 रन का इसका स्ट्राइक रेट था। तो 100 में भी काफी रन किए थे जाके भाई। अच्छा, 100 मैंने अभी देखा नहीं है, मगर ये कि चूंकि इस दफा फॉर्म में था, है तो विकेट कीपर बैट्समैन, मगर विकेट कीपिंग तो शायद नहीं मिलेगी। तो विकेट कीपिंग वैसे वो कर भी नहीं रहा, और ब्रिस्बेन हीट से भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जिमी पियर्सन उनके कैप्टन वो विकेट कीपर है। ब्रिस्बेन का मैच मेरे पास चल रहा है अभी, मैं ब्रिस्बेन का मैच भी देखूं, क्योंकि वो हाँ आज मैच मानस है। लबुशेन आज आया ना वापस, वो मेरे बच्चे उसकी वजह से मैच देख रहे हैं, उनका फेवरेट प्लेयर मानस, उसी की वजह से मैच देख रहे हैं ये लोग, बैठ के वेट यार कर रहे हैं अभी बैटिंग का आएगा। ब्रिस्बेन हीट जब तक फास्ट बॉलर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी हारती रहेगी। इस दफा हार हार के मैं भी थक गया हूँ, जो भी टीम पर हो ना, वो हारी जा रही होती है। एनीवे, तो बेन डकेट का ये कि यार वेरी गुड एडिशन, स्पेशली इन सिल्वर में डकेट जैसा प्लेयर, इट्स डेफिनेटली एड्स लॉट ऑफ वैल्यू। अगर विकेट कीपर भी, जारी बात है, विकेट कीपिंग किसी सरफराज, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि 5 सालों में या 6 सालों में कभी इंजर्ड हुआ हो इन, मेरे ख्याल में ही इज द ओनली प्लेयर जिसने आज तक कोई प्लेयर मैच मिस नहीं किया PSL, जिसने मेरे ख्याल में PSL के सारे पॉसिबल मैचेस खेले हैं। तो मगर यू नेवर नो, अगर किसी केस में विकेट करनी पड़े तो डकेट कर देगा। आगे चलते हैं, सुहेल तनवीर, वेटरन प्लेयर है, 37 साल के पिंडी बॉय, काफी दुनिया की लीग खेल चुके हैं, काफी अरसे से PSLs वगैरह भी खेल रहे हैं। इस दफा सिल्वर में जाके पिक हुआ, आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम ये सिल्वर में पिक हुए हैं। प्लाटिनम में थे 2-3 साल पहले, जब कोयटा से खेले थे, तो उसके बाद प्लाटिनम में इनकी कैटेगरी हो गई थी, मगर मुल्तान ने इनको गोल्ड में चल के पिक किया था।
फिर पिछले साल आई गेस डायमंड में इसे खेले थे, फिर मुल्तान ने इस दफा रिटेन नहीं किया और फिर ये इस दफा सिल्वर में पिक हुआ है। उसकी रीजन ये है कि जारी बात है, ही हैज पास्ट हिज प्राइम, आई गेस द टाइम हैज कम। 37 साल के तो हो चुके हैं, पेस वगैरह भी कम ही थी इस दफा। पीएसएल भी उनकी बड़ी बुझी बुझी रही, आठ मैचेस में इन्होंने सिर्फ 5 आउट किए थे और ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। 8.27 की इकॉनमी से इन्होंने रन्स लीक किए थे। नेशनल टी20 में भी अगर आप देखो 9 मैचों में सिर्फ 5 आउट किए हैं और 9.4 की इकॉनमी थी, तो नेशनल टी20 भी कोई अच्छा नहीं गया सोहेल तनवीर का। एंड दिस इज द रीजन कि किसी ने उनको पिक नहीं किया। मगर चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स इज ट्राइंग टू फिक्स देयर बॉलिंग प्रॉब्लम, के उसमें एक्सपीरियंस एक बॉलर चाहिए उनको। पहले इसने जिस साल वो चैंपियन बने थे सोहेल तनवीर ने उसमें परफॉर्म किया हुआ है। मगर नाउ इन दिस एज आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि इस दफा कैसा, क्योंकि कुछ सालों से उनकी परफॉर्मेंसेस डामाडोल है। नसीब, हाउ डू यू सी हिम इन कोयटा ग्लैडिएटर्स दिस ईयर? यार मेरा अपना जाती ख्याल है, सोहेल तनवीर का हमेशा से मुझे लगता है कि इसका एक फेज आता है जिसमें जो है ये अनप्लेएबल हो जाता है। यूजुअली वो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट होता है जिसमें ये अनप्लेएबल हो जाता है, बट वंस एवरीवन नोज कि इसने किस किस्म की बॉलिंग करनी है, ही गोज फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। दूसरा सोहेल तनवीर का जो सबसे बड़ा मसला अब आ रहा है, जो पिछले पीएसएल में भी देखने में आ रहा था, इसकी डेथ ओवर बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं रही है। लाइक ही गोज फॉर अ लॉट ऑफ रन्स इन हिज डेथ बॉलिंग। तो या मिडिल ओवर्स में या यानी नई बॉल खत्म हो और इसके लाइक जो थोड़ा बहुत एडवांटेज है वो भी चला जाता था। तो आई वाजंट रियली satisfied with that pick because हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, उस वक्त इमरान खान जूनियर भी अवेलेबल थे। इमरान खान सीनियर अब तो हो गए, तो वो भी अवेलेबल थे, उनको भी पिक किया जा सकता था और अदर ऑप्शंस भी हो सकते थे, बट अगेन दे वेंट फॉर someone who has played with Quetta before, who knows the management, who knows the team, who has the experience. So fair play to them, but I would have not chosen Sohail Tanvir. ठीक है तो सोहेल तनवीर से आगे चलते हैं यार। एक आगे भी अगली ऐसी पिक है which in my opinion it's not a good pick। उमर अकमल 31 साल के लाहौरी मुंडा है हमारा और बिल्कुल रह गया हुआ है आजकल। फिटनेस भी नहीं है और फॉर्म भी नहीं है। जिधर भी मैं तो अभी रिसेंट उसके नंबर भी देख रहा था, अंडे ही अंडे नजर आ रहे थे। आई एम सरप्राइज्ड कि कोयटा ने उनको चांस दे दिया है। हमने देखा कि नबील भाई के साथ नदीम उमर भाई का भी हमने इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं कि जिंदगी में दूसरा चांस मिलना चाहिए। मगर चांस आप तब दें कि आपकी फॉर्म तो हो कम से कम। चांस आपने देना तो डिजर्विंग किसी प्लेयर को दे देते जो फॉर्म में होता। एग्जैक्टली यही बात, हॉरिबल फॉर्म में है। तो नहीं मेरी कैसे बात देख रहे यही हो है कि नसीब वो आप जो इसमें? सही है, आप एक अच्छी सोच है कि दूसरा चांस देना चाहिए, लेकिन यार फिर आप उसकी योर व्हाट आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन? लाइक द प्लेयर्स हु प्लेड होल सीजन, जिन्होंने परफॉर्म किया, मेहनत किया, उनको तो पहला चांस भी नहीं मिला ना। उनको पहला चांस तो दे दो पहले, उनको उनके पहले चांसेस हो जाए, फिर जिसकी दूसरे चांस की बारी है। मैंने पहले भी बात बोला था ना, ये जो है वो क्रिकेट का मारियो बालोटेली है। तो उसको वही है कि हर जो है वो मैनेजर कप्तान समझता है कि आई विल बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, और नहीं, टैलेंट बहुत है, एक दफा टैलेंट बाहर आने दो, टैलेंट बहुत है, एटीट्यूड सही नहीं है। तो आई थिंक ही इज बियॉन्ड सेविंग नाउ। लेकिन चक्कर ये हसीब के ये फ्री हिट है ना भाई, फ्री हिट है उनके लिए कि अगर नहीं चला तो बोलेंगे हमने तो भाई ट्राई किया था, चल गया तो बोलेंगे देखा हमने सोचा था कि कोशिश दे रहे हैं और चल। तो किसी की उम्मीद तो है नहीं किसी की। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी वाली बात। अगर चल गया तो फिर ये भी होगा कि देखो हमने इससे डायमंड लेवल परफॉर्मेंसेस निकाल ली, क्योंकि इसमें पोटेंशियल और इसका वो तो उतना ही था ना कि डायमंड यार इसका एक डायमंड लेवल एग्जांपल परफॉर्मेंस निकाल दी बीइंग अ सिल्वर प्लेयर। तो इसका एक एग्जांपल, वो भी खैर वो डिफरेंट पैरेलल, लेकिन स्टिल वो जोसे मौरिन्यो जो है ना, जो तो वो क्या करता उसकी स्ट्रेटजी, जब भी किसी नए क्लब में जाता है तो वो एक दो प्लेयर को टारगेट करता है, उनको मेंटली बड़ा टॉर्चर करता है। हाँ, कि यार तुम जो है यू आर नॉट गुड इनफ और ये और वो। अब वो प्लेयर जो है या तो उस चैलेंज को लेके उसको प्रूव करता है कि यार मैं अच्छा प्लेयर हूँ और अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और अगर नहीं करता, अच्छा उसकी उसमें क्या होता है, चिट भी उसकी, पट भी उसकी। अगर वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, कहता है ही वाज नेवर गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई क्रिटिसाइज हिम।
और अगर वो प्लेयर परफॉर्म कर जाता, कहता देखा मैंने उसको इसलिए क्रिटिसाइज किया था ताकि ये ऊपर आया और परफॉर्म करे, तो आई वाज प्रूवन राइट। तो वो दोनों तरीके, इसमें भी चित पर दोनों नदीम साहब की, नबील लोगों की होगी, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं किया तो बोलेंगे देख लो, कर दिया तो बोलेंगे देखो हमने करवा लिया। तो कोई इट्स अ फ्री हिट, इट्स नॉट अ बैड बैड डिसीजन टू गेट हिम, आई वुड से। हाँ बिल्कुल, चूंकि देखो प्लाटिनम लेवल पे पहले खेला हुआ है, पोटेंशियल तो उसमें है, अगर वो वाकई में चल गया तो सिल्वर लेवल के ऊपर आपको पता है कि पोटेंशियल इसमें इससे ज्यादा है, सिल्वर से ज्यादा है, मगर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है और फिटनेस भी बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स द एरिया ऑफ कंसर्न। अगर इसको खिलाते हैं तो दोनों चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होगा। चले फिटनेस तो क्या करनी हो, तो 20 ओवर का मैच है, मगर ये कि फॉर्म भी होनी चाहिए थी, उसकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स सी कि वो कैसा पीएसएल परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं, नवीनुल हक को उन्होंने लिया था, नवीनुल हक ने चूना लगा दिया पीएसएल को इस दफा। तो उसके बाद वो, बल्कि मुझे खुशी है, अच्छा हुआ है कि वो नहीं आए, ना ही मुझे वो पसंद है जिस किस्म का उनका एटीट्यूड है पाकिस्तान के खिलाफ, मगर ये कि उसकी जगह लुक वुड को बेसिकली पिक रिप्लेस किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 26 साल के बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बेसिकली लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर है, यॉर्कशायर से उनका ताल्लुक है। इस दफा इस साल यॉर्कशायर के बहुत से प्लेयर्स आए हैं। आज मैं देख रहा था इंग्लिश को 22 या 23 या 26 प्लेयर्स इंग्लिश इस दफा खेल रहे हैं बेसिकली पीएसएल में, सबसे ज्यादा इंग्लैंड से हैं। द 100 लीग जो है उन्होंने ट्वीट किया था कि हाँ कौन कौन से प्लेयर्स हैं, और मैं भी थोड़ा सरप्राइज होता देख कर के इतने हाँ, सारे। मगर अभी वो सिर्फ 100 में थे 22 प्लेयर, मगर उसमें से कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि 100 नहीं खेले, जिस तरह ये लुइस ग्रेगरी है, तो वो भी वो 100 नहीं खेला। तो इस वजह से प्लेयर ज्यादा हैं उसे, इंग्लिश प्लेयर्स। तो यार लुकवुड का ये है कि व्हेन ही विल कम टू पीएसएल देन वी विल नो मोर अबाउट हिम। अभी तो उसके जो T20 स्टैट्स में आपको बता देता हूँ कि 56 मैच खेल चुका है और 46 की उसकी बेसिकली 56 मैच खेल चुका है, सिर्फ 94 रन है उसके, ठीक है। और रिसेंटली 46 उसकी विकेट्स हैं बेसिकली 56 मैचेस में। और T10 रिसेंटली वो खेला था, T10 में 10 मैचेस में उसकी 7 विकेट्स थी। तो दिस इज लुकवुड पे इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी अननोन कमोडिटी है। तो दैट्स इट, यही सिल्वर कैटेगरीज थी मेरे पास। ओवर टू तो इमर्जिंग अच्छा, फॉर इमर्जिंग फारूकी। इमर्जिंग आगे सके भी 52 मिनट हो चुके हैं, कोशिश करते हैं कि घंटे में इसको रैप अप करें, क्योंकि देखिए फिर वही कमेंट ज्यादा आएंगे। तो 8 मिनट में हम लोग कोशिश करते हैं इससे स्ट्रेंथ, वीकनेस और यार इमर्जिंग टॉप मेरे पास सप्ली में 4 प्लेयर हैं, ये देख लो। जल्दी कर सप्लीमेंट्री दूंगा, या जल्दी कर दूंगा, ठीक है। हसीब। चलें तो हसीब, आप लेट्स बताएं। रन थ्रू इट अ अच्छा, लिटिल क्विक। इमर्जिंग में मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा क्योंकि हमने पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेकेंडली हमें अशर, जो पहला नाम है अशर कुरैशी, जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, ये इतना पता है बस कि वो लेग ब्रेक करा सकते हैं और शायद थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। That's the only information that I have. I've tried searching him elsewhere, I couldn't find anything, तो that's the only information. दूसरे जो हैं वो है अब्दुल वहीद बंगलजई, जो कि नेशनल T20 में जो है ये निकल के सामने आए थे, और जैसे ही आए थे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी उसने, थोड़ी बलूचिस्तान की तरफ से, ख़ासतौर से ऐसी टीम की तरफ से जो कि ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ये और बात है कि एवर सिंस देन हिज परफॉर्मेंसेस हैव गॉन डाउन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अंडर 19। पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से जो एशिया कप अभी हुआ था उसमें तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे एज सच। सिर्फ एक मैच में 10 से ऊपर गए थे जिसमें 28 रन इन्होंने बनाए थे, उसके अलावा कोई ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और फिर ये इंजर्ड हो गए हैं, तो अब ये वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए मेरे ख्याल से पूरे। तो अब देखना है कि बाय द टाइम पीएसएल हैपेंस ये फिट हो जाएंगे या नहीं। ये और बात है कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में एक और कोयटा का, वो बलूचिस्तान के एक और प्लेयर ने सेंचुरी की, जिनका नाम जो मेरे नेम से एक है, हसीबुल्लाह खान उनका नाम है। तो वो इस वक्त जो है परफॉर्म कर रहे हैं। बट अब्दुल वाहिद बंगलजई एक अच्छी एडिशन थी, साकिब भाई बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनकी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि ये एक कोयटा का लोकल प्लेयर भी कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा होना चाहिए। तो वो ये खाना पूरा करते हैं। एज फार एज T20 नेशनल T20 इज कंसर्न, 10 मैचेस खेले थे, 232 रन बनाए थे इन टोटल, 58 का हाईएस्ट स्कोर था, 25.77 की एवरेज थी और 105 का स्ट्राइक रेट था। ये स्ट्राइक रेट बहुत कम है जिस हिसाब से, बट बलूचिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी ऐसी थी कि उसके बारे में। लेकिन एक चीज जो अच्छी लगी थी इनके बारे में वो ये था कि इस उम्र में ही कुड डू हार्ड हिटिंग।
छक्के भी मार सकते थे। तो लेट्स सी हाउ ही फेयर्स इन पीएसएल। तो ये तो थी हमारी। साकिब भाई सप्लीमेंट्री के में आपके पास 4 मिनट है 4 प्लेयर के लिए गो। यार पहला तो प्लेयर है नूर अहमद, बेसिकली सप्लीमेंट्री में इन्होंने लिए थे, जिसकी रिप्लेसमेंट चूंकि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में चले गए हैं तो अब आधे सीजन के लिए तो नहीं होंगे, तो उसकी रिप्लेसमेंट में उन्होंने अली इमरान को लिया जो कि नॉर्दर्न के बेसिकली ऑलराउंडर हैं। तो पहले नूर अहमद की बात कर लेते हैं। नूर अहमद 16-17 साल का है मेरे ख्याल में, अभी तक पिछले साल 15 का था तो इस साल 16 का होगा, ठीक है। और इसने पिछले साल अच्छी कराची किंग्स से खेल रहे थे, 8 मैचों में 8 विकेटें थी मेरे ख्याल में इनकी। एक मैच में तो काफी लाहौर कलंदर को तो काफी परेशान किया और मैच भी हराया था, मगर आखिरी मैच में काफी एक्सपेंसिव चले गए थे जो प्लेऑफ का मैच था, और इनकी बॉलिंग की वजह से बेसिकली कराची हार गया था। मगर इनकी ओवरऑल इज काफी अच्छा बॉलर, रिस्ट स्पिनर है, बेसिकली इन डिमांड है आजकल, रिस्ट स्पिनर्स चल रही हैं। और नबील भाई ने इनको दाई बात है गाल ग्लेडिएटर्स में भी रखा हुआ है। मगर एक चीज मैं पता करना चाह रहा था हसीब के, इसकी अली इमरान जो बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली उसको रिप्लेस किया है, उसकी जगह आरिश अली खान को भी कर सकते थे। आरिश अली खान को एक ही मैच खिलाया था, उसने 4 आउट किए थे, कराची का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया था उसने, और उसके बाद उसको टीम में से निकाल दिया गया। तो ऐसा ना होता कि नूर अहमद की जगह थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिनर ही एक आरिश अली खान को मौका मिल जाता। आई थिंक ये दे वांटेड अ बैट्समैन मोर, अली इमरान क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है और एक ऑलराउंडर है। यार तो मगर नूर अहमद तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है ना, वो तो बैटिंग नहीं करता। उसकी रिप्लेसमेंट बात कर रहा हूँ, उसकी पार्शियल बट रिप्लेसमेंट पार्शियल में। है ना, पार्शियल है, तो अब वो ऊपर ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन उनका में नहीं बैठ रहा, और आरिश बैटिंग नहीं कर सकता। आरिश के को रिप्लेस करने, आरिश को खिलाने का मतलब है आप उसको बिठा रहे हैं नवाज को, आप दो तो लेफ्ट आर्म मगर स्पिनर नहीं खिलाएंगे ना। हाँ, मगर नूर अहमद भी तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, ठीक है। तो बट ही इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर, और नूर अहमद का मैंने पहले भी कहा था मुश्किल है टीम में जगह बने अनलेस देयर इज अ स्पिनिंग विकेट देयर। ठीक है, अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं यार, एहसान अली की बात कर लेते हैं। एहसान अली 28 साल के कराची आई थे बेसिकली, और कोयटा ग्लैडिएटर्स से पहले भी खेले हुए हैं, गाल ग्लैडिएटर्स से भी शायद पिछले साल, उमर पिछले या पिछले एसोसिएट से साल भी जो खेले जब, हुए हैं, उमर और उमर एसोसिएट सिंध से भी एसोसिएट का खेलते हैं। और सिंध से खेल रहा है इस दफा। कोई इसकी सीन इसका ये है कि ये इसका नेशनल T20 में तो मुझे मुझे नजर नहीं आया इसका कोई रिकॉर्ड, मगर ये कि इसका कायद-ए-आज़म फर्स्ट क्लास सीजन बड़ा अच्छा गया है इसका, और इसने 678 रन किए हैं बेसिकली। तो इज वेरी मच फॉर्म इन अ लॉन्गर फॉर्मेट, मगर तेज भी खेल सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर पीएसएल्स में कभी ज्यादा नहीं चला। इंजमाम ने इनको नेशनल टीम में भी मौके दिए थे, 2 मैचेस खेले हुए हैं मेरे ख्याल में। तो पोटेंशियल है इसमें तेज खेलने का। उमर एसोसिएट के पुराने प्लेयर हैं, पुराना रिलेशनशिप है, तो उसी में वो पिक हुए हैं। तो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करते हैं। हिस्टोरिकली पीएसएल में कोई खास परफॉर्मेंसेस इनकी नहीं है। आगे बात करते हैं, कल ही मेरे ख्याल में इन्होंने पिक किया है डैन लॉरेंस को, इन्होंने रिजर्व की थी पिक तो खैर इन्होंने ओरिजिनल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में डैन लॉरेंस को कर लिया हुआ था, मगर उसको हाइड किया हुआ था, बता नहीं रहे थे कि उसकी अवेलेबिलिटी के कोई इश्यूज थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लेटर ऑन बताएंगे। तो डैन लॉरेंस का ये कि 24 साल के एसेक्स से उनका ताल्लुक है, बैट्समैन है बेसिकली, 74 मैचेस खेल चुके हैं, 27 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, और फर्स्ट क्लास सीजन इनका बड़ा अच्छा गया है इस दफा। इसने अपने तो टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी भी मारी थी ना, आई थिंक श्रीलंका में हाँ लास्ट ईयर। हाँ, वो तो मुझे नहीं याद, मगर इतना पता कि कराची किंग्स ने एक दफा उनको पिछले से पिछले साल मेरे ख्याल में पिक किया था, ये आए नहीं थे, अनअवेलेबल हो गए थे, कि इनका नाम शायद नेशनल टीम में आ गया था। अच्छा, इसका तो दैट वाज इसका वाइटलिटी ब्लास्ट बड़ा अच्छा गया था एसिक्स की तरफ से। जो T20 टूर्नामेंट था, ही हैज द हाईएस्ट एवरेज ऑफ 42, वन डाउन बैट्समैन खेल रहा था, एज अ वन डाउन खेल रहा था, और 252 रन्स बनाए थे एट 145.66 के स्ट्राइक रेट से। तो बहुत अच्छी एडिशन है। अगर वही फॉर्म, मसला यही कि ये सब जो 6-7 महीने हो चुके हैं वाइटलिटी ब्लास्ट को हुए हुए, तो अब वही फॉर्म आती है, वही फॉर्म लेके आते हैं कोयटा में, और पाकिस्तान की कंडीशंस में उस तरह की बैटिंग कर सकते हैं, तो ही इज अ वेरी गुड एडिशन। बट वी हैव टू सी कि कैसा परफॉर्म करते हैं इन दीज कंडीशंस।
हाँ बिल्कुल, तो डेल और इसका ये कि काफी अरसे से क्रिकेट नहीं खेली, तो लेट्स होप वो कैसा खेलती हैं। चौथी पिक जो इनकी सप्लीमेंट्री में डेक्कन गुलाम ग्लैडिएटर्स मुदस्सर में है। भी थे ये। अच्छा, वो डेल नॉरिस। हाँ, अच्छा अच्छा, दक्कन ग्लैडिएटर T10 खेला है, इसका मतलब है इस साल का दैट्स खेला व्हाई या नबील भाई ने। पिछले साल का खेला, क्योंकि इस साल में कोई मैचेस तो इसमें कोई नजर तो नहीं आ रहे इसके। ठीक है, तो ठीक है, गुलाम आगे मुदस्सर चलते की हैं। बात कर लेते हैं यार। 22 साल कराची आइट है, बेसिकली हजारा से इनका ओरिजिनल इनका ताल्लुक है। लाहौर कलंदर से PSL 2 में इमर्जिंग कैटेगरी में थे, एक दो मैचेस ही खेले थे। फिर PSL 4 जिसमें चैंपियंस बनी थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, गुलाम मुदस्सर उसमें खेले थे। और उसके बाद इस दफा फिर इमर्जिंग में आई एम सरप्राइज्ड, वो अभी तक 4-5 साल हो गए हैं, मगर PSL के लॉज के मुताबिक ही क्वालिफाइज, क्योंकि उन्होंने 2 ही सीजन खेले हैं, मैक्सिमम 30 सीजन आप खेल सकते हैं, और अगर 10 से कम मैच खेली हो तो फिर आप तीसरे सीजन में भी क्वालिफाई करती हैं मर्जिंग खेलना। तो दिस इज द रीजन गुलाम मुदस्सर इस दफा मर्जिंग से खेलेंगे। uh, और सिंस सेकंड 11 से खेल रहे हैं, तो लेट्स सी। कोई खास इनकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आई मुझे, तो मैं इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। तो लेट्स सी कि कैसा खेलेंगे। बाकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रेटिंग की बात कर लेते हैं यार। यार देखो, स्ट्रेंथ तो सी, आपके ओपनर्स बहुत सॉलिड हैं, इनसे अच्छे ओपनर्स किसी के पास भी नहीं होंगे। विंस और रॉय का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार और सरफराज हो, तो मेरे ख्याल में बैटिंग में तो कोई इशू इस साल कोयटा को आना नहीं चाहिए आइडियली। पिछले साल तो कुछ मसले थे, मगर इस साल वो मसले नहीं है। मेरे ख्याल में बैटिंग तो आपकी सॉलिड है। नीचे लेट ऑर्डर में देखो तो फॉल्कनर भी है जो पावर हिटिंग वगैरह कर सकता है, तो आपके पास एक फॉकनर, ऑलराउंडर भी है। आफरीदी, नवाज, अच्छा, तो ये भी आ अफरीदी जाते है हैं। आपके पास, नवाज है सोहेल आपके तनवीर। पास, सोहेल तनवीर भी आपके पास है। सोहेल तनवीर इज अ रन मशीन फ्रॉम बोथ एंड्स, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। उन्होंने हारिस रऊफ को 4 छक्के मार के लाहौर कलंदर को तो बाहर किया। मतलब वो लाहौर कलंदर को कहीं ना आता कहीं है ना तो ऐसी लगाता भी चोट तो है। पहुंची होती है, जो ऐसी चोट पहुंची होती है, और पहुंचाने वाले भी ऐसे होते हैं जो कहीं पर नहीं चलते। एनीवे, तो वीकनेसेस की बात अगर इनकी कर ली जाए, तो यार उमर अकमल, सुहेल तनवीर की पिक से आपको पता है मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। दे आर ओके, लाइक सुहेल तनवीर इज स्टिल ओके। अब सिल्वर में आप सुहेल तनवीर मिल जाए तो इज फाइन, मगर ऐसा ना हो कि वो फिर बॉलिंग से मैचेस लगवा दे, जिस तरह हमने बात की कि उसकी डेथ ओवर्स में तो बिल्कुल बॉलिंग में अब उसकी काट ही नहीं रही। हसनैन और नसीम, इनका कॉम्बिनेशन कुड बी गुड अगर हसनैन BBL जैसी बॉलिंग करे और नसीम CPL जैसी बॉलिंग करे, या नेशनल T20 जैसी बॉलिंग करे, देन इट्स एक्सेप्टेबल। मगर हिस्टोरिकली तो मैं पता है कि इन दोनों का कॉम्बो जो है वो बिल्कुल चोक हो जाता है जब इनको मार पड़ती है। इनके पास कोई और चीज एक वेरिएशन नहीं होती इनके दोनों के पास, कि हम क्या करें, अब मार पड़ी है तो वेरिएशन खत्म है। वही तेज भाग के आएंगे, तेज बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इट कुड गो ईदर वे, या तो हसनैन अब और नसीम वैसी बॉलिंग करें जैसी इन्होंने रिसेंटली की है, तो देन इट्स ओके। तो मुझे इस पे बॉलिंग में इनके थोड़े से कंसर्न्स हैं, और जो कि काफी सीरियस कंसर्न्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कोयटा ने जितनी इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर कर दी है, बड़ा मुश्किल है कि वो हसनैन और नसीम से जान छुड़वाए बेसिकली। मगर ये है कि इनके साथ, इनकी के साथ जाना पड़ेगा, जो नीचे सोहेल तनवीर है। ठीक है, खुरम शहजाद तो खेलेगा, मगर ये दोनों भी मेरे ख्याल में इकट्ठे ही खेलेंगे। तो रेटिंग अगर मैं दूं टॉप 3 और बॉटम 3 में, आई वुड स्टार्ट विद द बॉटम 3। नसीब। ओवर। अच्छा यार, मेरा एग्जैक्टली स्ट्रेंथ तो वही है। इसमें जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रहा है बैटिंग ऑर्डर में। जहाँ आपके पास पावर हिटर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, और लोअर मिडिल में आपके पास जो है फिनिशर्स भी हैं। ये और बात है कि उनमें से एक दो फिनिशर्स चले तो चले, नहीं चले तो बिल्कुल नहीं चलते। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क है, वो आपके हर पावर हिटर के साथ होता है। लेकिन यू हैव अ गुड बैटिंग सेटअप देयर। द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स मी इज आपके पास जो है फास्ट बॉलिंग में कोई प्रॉपर स्पेयर हेड नहीं है। कोई लीडर ऑफ द अटैक नहीं है। सोहेल तनवीर है जरूर, लेकिन आई थिंक ही इज पास्ट हिज प्राइम। साकिब भाई वाली बात, नसीम और हसनैन एक दफा पिटना शुरू होते हैं तो फिर they just lose their mind. Hopefully that's not the case anymore, because in the last 1 year they've shown maturity and growth. तो let's see कि क्या होता है। तो वो थोड़ी सी वीकनेस है जहाँ पे इनके बॉल है। As far as rating is concerned, I'd agree bottom 3 at this point in time, unfortunately.
चलिए ये और जी, बात है, मैं ये बात दोबारा कहूंगा यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फॉर्म दैट द प्लेयर्स कम इन आपकी। और एक और बड़ा फैक्टर जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, वो है टॉस। कोयटा के अगर आपको याद हो, सरफराज पहले 8 में से 8 टॉस हार गया था, या 10 में से शायद 9 टॉसेस जीता था, कुछ इस तरह का स्टैट था। एंड अब जो जितना भी कराची में पीएसएल हुआ था उसमें तो यही था, विन द टॉस विन द मैच। तो दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एज वेल। उस वक्त ये सारे स्टैट्स और ये सारी चीजें नेपाल चली जाती हैं। चलें जी, ये चीज ऐसे है कि आई होप कि इस बार वो टॉस वाला सीन नहीं हो यार। मानस लबूशन आया और आउट भी हो गया। खैर, अच्छा, आई थिंक 1 घंटा हो गया, जो घंटे से नाराज थे लोग वो फिर बोलेंगे, लेकिन जैसे हमने शुरू में एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्योंकि इतनी डिटेल एनालिसिस और इतनी इससे मुझे रिसर्च होती है हसीब की, साकिब भाई की, तो घंटा तो जायज बनता है। अच्छा, शो खत्म करने से पहले साकिब भाई, ऐसी आप लोगों ने वो देखी है मैं नेटफ्लिक्स अभी पे? बता दूं, मैं बिल्कुल खुशी से घंटा नहीं करता भाई, मुझे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं मिलती। तो मैंने आज वो देखी है अपने बच्चों के साथ नेटफ्लिक्स पे, एक वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, उसमें बैट स्पोर्ट के नाम से, उसमें एक एपिसोड है हाथी क्रॉनिया की। तो अगर आप अच्छा, लोगों ने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा। भाई बड़ी मजेदार थी, मजा आया, और उन लोगों को भी एजुकेशन मिली क्रिकेट के बारे में और फिक्सिंग और उसके बारे में। तो इंटरेस्टिंग वेरी। अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखिए हैथी क्रोनी की एपिसोड बैट स्पोर्ट और नेटफ्लिक्स। यार वो प्रीटी गुड। क्रोनिया मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर था, मुझे बहुत पसंद मेरा था, भी। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ। मगर ये यार उसको बड़ा फॉल फ्रॉम ग्रेस था, और उसकी तो मेरा भाई हमेशा बोलता था, वो कहता था यार उसका जो प्लेन क्रैश है दैट इज ऑलवेज वेरी सस्पेक्ट। वो नेवर एग्जैक्टली। बिलीव्ड इट वाज रियल। बट एनीवेज, चले खत्म करते हैं शो को। इट वाज अ गुड शो, गुड एनालिसिस। साकिब भाई, हसीब, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क and presenting your detailed analysis. Thank you so much you guys for watching. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शो को देखते रहे, रेडियो कट्टे को सपोर्ट करते रहे। और जो भी आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं जरूर कमेंट्स में लिख के कि कि किस प्लेयर पे आप इत्तेफाक नहीं करते, किसको नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था। और दूसरा, रेटिंग भी आप अपनी तरफ से जरूर दें कि कौन सी टीम आपके हिसाब से बॉटम 3 या टॉप 3 में आनी चाहिए। तो शो का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए रेडियो कट्टे। एक दफा फिर थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज अकबर, यसी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।